वेलकम स्टूडेंट्स टू द स्पेशल बैचेस ऑफ एनएन क्लासेस। ये जो लेक्चर है ये आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 की जो एमसीक्यूज़ है उनके एक्सप्लेनेशन का लेक्चर है। इसमें आपको कैसे फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, कैसे वैल्यू पुट की जाती है, किस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इसके बिहाफ पर बनाया गया है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर में हुई थी। ऐसा क्यों हुआ कि आपकी जो न्यूट्रॉन की खोज है वो बहुत ज़्यादा लेट हुई। ठीक है, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड वेरी लेट बिकॉज, रीज़न क्या हो सकता है? न्यूट्रॉन में नाभिक की उपस्थिति, क्या ये रीज़न है इसका? पर प्रोटॉन भी तो आपका नाभिक में था ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको एमसीक्यूज चूज करते वक्त सबसे पहले ये ध्यान देना, आपको ये नहीं ढूंढना है कि कौन सही है, आपको पहले जो गलत है उन्हें एलिमिनेट करना आना चाहिए कि हाँ ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो आपका खुद ब खुद क्या होगा, जो आपका बनाने का या एमसीक्यूज को टिक करने का जो टैक्ट है वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, मतलब आपका आंसर और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आएगा। ठीक, न्यूट्रॉन आवेश रहित है। न्यूट्रॉन आवेश रहित होने की वजह से क्या हो सकता है? इसकी खोज देर में हुई क्योंकि इसने अपनी कहीं भी रिएक्टिविटी दिखाई नहीं, मतलब ये कहीं पर भी अपना एक्टिविटी शो नहीं करता था, इसलिए न्यूट्रॉन आवेश रहित है, ये आंसर हो सकता है। न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये क्या रीज़न है कि न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है? ठीक, न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑल तो हो ही नहीं सकता, तो न्यूट्रॉन आवेश रहित है, यही सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इसका, तो आपका जो बी है वो सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन के रेडियोएक्टिव में समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब कि हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है, आइसोटोप्स वो होते हैं जो जिनमें परमाणु क्रमांक जो है वो सेम होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। तो हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव में न्यूट्रॉन की संख्या, आपको पता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, इसमें जो 1H3 है यही हमारा क्या है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसमें न्यूट्रॉन निकालना था। जो नीचे वाला आपका ये नंबर गिवन कर रखा है ये प्रोटॉन की संख्या है और ये मास नंबर है, मतलब आपको मास नंबर 3 गिवन करा है और आपका जो जेड है, मतलब आपका एटॉमिक नंबर है वो 1 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी वो हो जाएगी A माइनस जेड, तो 3 माइनस 1 2, तो 2 आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आता है, किसी तत्व के परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कुछ आपके जो होते हैं वो क्या होता है, हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं और उसका कुछ पोर्शन पढ़ना भूल जाते हैं, तो ज़्यादातर हमारे क्वेश्चंस के जो आंसर होता है वही गलत हो जाता है। तो किसी एलिमेंट के परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनके लिए कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्य क्वांटम संख्या समान होगी, बहुत बार ऐसा होता है कि मुख्य क्वांटम संख्या सही होती है, मतलब कि सेम होती है। एजिमुथल क्वांटम संख्या सेम होगी, ये भी सही है। स्पिन क्वांटम संख्या एक समान होगी, इसके बारे में सोचने के लिए भी रखते हैं। और चुंबकीय क्वांटम संख्या समान होगी, ये भी बहुत बार होता है। तो स्पिन क्वांटम संख्या 2 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन जो होता है वो क्या होता है? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो स्पिन क्वांटम संख्या आपकी क्या होती है? समान नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है, क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित मतलब कि नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो जो नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके लिए पहले मुझे क्रोमियम का विन्यास बनाना होगा जो Z24 के लिए बनेगा। तो ये बनेगा मेरा 1s2 2s2 2 पे 6, इतना जब हुआ ना 1s2 2s2 2 पे 6, ये 10 कंप्लीट हो गए, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया है। उसके बाद 3s2 3 पे 6, यहाँ मेरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, दैट मीन्स कि ऑल ओवर 18 कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट आता है 4, क्योंकि आपको पता है 3D वाला जो है वो 4 वाले से क्या है,
एनर्जी लेवल में हायर है, ठीक। लेकिन लिखा पहले 3D वाले को ही जाता है, तो 3D में कितने आएंगे ये तब पता चलेगा जब हम 4s वाले को फिलअप कर देंगे। तो 4s2 और 3D 4, ठीक है। ये टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 है। लेकिन ये 6 ऐसे भी नहीं भरे जाते हैं। ये 6 भरने का तरीका यह है, अगर मैं इनके बॉक्सेस बनाऊं, क्योंकि यहाँ तक तो 8, 10 और 8 कंप्लीट है। ये 6 वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ इस तरीके से भरे जाते हैं कि जैसे आपका 4s2 का ये बनता कॉलम और इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन होते, ठीक। और जो आपका डी वाला है, डी वाले के पास 5 बॉक्सेस होंगे और इन 5 बॉक्सेस में आपने 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 1 2 3 4। जब इससे पहले हमने यूनिट 2 पढ़ा हुआ है तो यूनिट 2 में हमने देखा था कि जिसके पास पूरे हाफ फिल्ड हो या पूरे फुल फिल्ड हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्रोमियम में क्या होगा, आपका 4s2 वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन हटा के जो डी वाला है उसे अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा ताकि ये क्या हो जाए, पूरे हाफ फिल्ड हो जाए। तो हमारा जो विन्यास होगा वो विन्यास कुछ इस तरीके से होगा ये 6 का ही। लेकिन जो 4s है ये भी 1, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3d 5, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहाँ तक तो सब फुलफिल्ड है अपने बॉक्स में, लेकिन जो 3d 5 और 4s1 है ये फुलफिल्ड नहीं है, सब अयुग्मित हैं, ठीक है। इनकी पेयरिंग कंप्लीट नहीं है। तो टोटल कितना हो गया, 1 + 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन आपकी इसका आंसर है। तो 6 ऑप्शन डी है, ठीक। सीधे जाके ऑप्शन में तुक्के मारने की मत सोचना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है, ठीक है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, आपका नाभिक ये है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ये ऑर्बिट में होता है। तो आप जल्दबाजी में क्या पढ़ते, पीछे पीछे का अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या करते तो आप इसे टिक करके आ जाते हैं ना। लेकिन वर्ड क्या जुड़ा है आगे से, नाभिक, मतलब कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन कभी भी हमारे एटॉमिक नंबर से जुड़ा ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। और किसी तत्व की वैलेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, वो भी जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होंगे। इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो किसी तत्व की जो वैलेंसी होती है वो एटॉमिक नंबर को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में एक तो आपको लिखाया गया था कि ये दिखाता है इलेक्ट्रॉन के घनत्व की दिशा, ठीक। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपका ये जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला, कक्षक का साइज नहीं है, ये हमारे क्वांटम संख्या में आ जाते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका शेप कैसा होगा, ये हमारे एजिमुथल क्वांटम में आ जाता है, तो ये भी गलत हो गया। नाभिक की स्टेबिलिटी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से या चुंबकीय क्वांटम संख्या पर डिपेंड नहीं करती है। तो आपको एक नया पॉइंट मिला कि कक्षकों का स्पेस में अभिविन्यास, मतलब कि उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। तो आंसर डी आपका सही आंसर है। इसलिए मैंने कहा कि आप पहले क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। अगर आपको ये थर्ड ऑप्शन आपने नोट्स में भी नहीं लिखा है, आपने कहीं पढ़ा भी नहीं है जो डी वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्लोरीन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या का करेक्ट सेट क्या होगा। चलते हैं क्लोरीन की ओर। पहले क्लोरीन का अभिविन्यास ही लिख लेते हैं। क्लोरीन का अभिविन्यास होता है 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर तक 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वन आता है इसमें 3s2 3p6।
लेकिन 3p6 करते ही मेरे 18 कंप्लीट हो जा रहा है, तो 3p क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो n है वो फ्रंट में लिखा जाता है, l उसके साथ लिखा जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो 3s2 अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन 3p वाला कुछ ऐसे होगा। आप पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर ये 1 बता रहे हैं, यहाँ पर 1 की कमी है, जो ये बता रही है कि आपका क्या है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। अब n, मैंने बोला कोई भी आप ऐसे लिखेंगे तो सबसे लास्ट वाले को चेक करिए। इसके लिए n आपका क्या हो जाएगा, 3। तो 2 ऑप्शन तो आपके ये एलिमिनेट हो गए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आपका आता है n 3 को शो करता है, तो ये और ये 3 को शो कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका l, क्योंकि p है तो ऐसा होता है कि n आपका 1 से स्टार्ट होता है। n जो है आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। l आपका 0 1 2 बनता है, क्योंकि l जो है वो l इज इक्वल टू n-1 होता है। तो इसके लिए आपके जो सब सेल होती हैं वो होती हैं S-P-D-F। ठीक है, 4th नंबर होगा तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर F सेल आ जाएगा। तो जो P है ये किसके लिए है, L को डिनोट कर रही है, और L आपका इसका मतलब 1 है, तो ये आंसर आपका सही हो गया। अब M आपका 1 कैसे आया, M निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर रखा है, M इज इक्वल टू 2l-1, क्योंकि L आपका क्या था, 1 था, तो ये आपका आ जाएगा। वैसे इसकी जो रेंज है ना वो कहाँ तक रहेगी, क्योंकि 1 है तो -1 0 और 1 रहती है। ठीक है, एल की रेंज इतनी, एम की रेंज इतनी रहती है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। लेकिन जब एक्यूरेट नंबर निकालना है तो 2l-1 यूज़ किया जाता है। तो 2l आपका कितना हो जाएगा, 2l, l मतलब कि 2 इंटू 1 -1, तो 2 1 जा 2, -1 1, तो m आपका 1। ये आपका क्या है, इसका मतलब है जो आंसर सी है ये आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने आपको बताया हुआ है, पहले भी डेफिनेशन दी है कि आपके ऐसे एटम्स और आयंस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हों वो इक्वल हों। ठीक है, अब देखते हैं Na+ और K+ में कितना होगा। Na+ जो है आपका सोडियम आपका 10 शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जो पोटेशियम है, पोटेशियम आपका K+ है। इसका मतलब है कि Na आपका ना, पहले ये बता देती हूँ कि Na ने +1 कैसे शो करा है। इसके टोटल मिला के आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, टोटल मिला के 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, और 11 इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या किया है, एक दे दिया तो आपका प्लस चार्ज बन जाएगा, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया है। तो ये आपका हो जाएगा 11 - 1 = 10। ठीक, सिमिलरली पोटेशियम के लिए निकाल रही हूँ। पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है। ठीक है, आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करा तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों आयंस में इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट आता है नियॉन और ऑक्सीजन। नियॉन में टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है ये आपके 10 होते हैं। ठीक है, नियॉन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, तो ये आंसर भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। K+ और ऑक्सीजन, K+ मतलब कि यही 18th, और ऑक्सीजन आपका 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो गया। लास्ट आता है Na+ और Ne। Na+ में 10 होते हैं, हमने यहाँ निकाला हुआ था, और नियॉन में भी हमारे कितने हैं, 10 हैं। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल हैं, तो ये आपका Na+ और जो Ne है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक से हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिंक के +2 आयंस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। इसका मास नंबर 70 है, तो आपको A गिवन कर रखा है जो 70 है। ठीक,
आपका जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का जो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी क्या होती है, A-Z होती है, ठीक है। और जो जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर खुद का 30 होता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या लो या आप इलेक्ट्रॉन लो। अब इलेक्ट्रॉन हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि +2 आयन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है, जिंक में प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है ये 30 होता है टोटल, ठीक, क्योंकि ये इक्वल होने चाहिए। लेकिन जब आपका Zn+2 आयन बना, तो इस आयन में 30 - 2, अब 28 ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, यहाँ पर हम प्रोटॉन की संख्या लेते हुए चलेंगे। तो A - Z, Z आपका 30 है, तो 70 - 30 ये आपके 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 40 आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पी ऑर्बिटल में हो सकते हैं, एक पी ऑर्बिटल में क्या हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए आपको ना अप्रोक्सीमेट आंसर जो ज़्यादा एक्यूरेट होगा वो चूज़ करना है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता है पी ऑर्बिट में। 6 इलेक्ट्रॉन के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन आगे के ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, तो इसे सोचने के लिए हमने रखा हुआ है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन पैरेलल चक्रण के साथ होंगे, ये भी हो सकता है, पी ऑर्बिटल में ऐसा हो सकता है, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन आपके जो हैं अपोजिट स्पिन्स के साथ होंगे, इसका कहने का मतलब है कि ये आपका पी ऑर्बिट है और आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरने थे, वो आप या तो ऐसे भर दे रहे हो, या आप एक ऑप्शन और कर सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ कि एक ऐसे भर दिया और एक ऐसे भर दिया, ठीक है। तो ऐसा पी ऑर्बिटल में नहीं होता है, ये आपका गलत है, ठीक हो गया। तो अब जब आप इसकी ओर जाएंगे, इस क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है सोचने के लिए, एक ये और एक ये। 6 इलेक्ट्रॉन तो सही है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन में इसने हमें चक्रण नहीं बताया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हम गलत की ओर लेके जा रहे हैं, क्योंकि पी ऑर्बिट में ऐसा हो सकता है कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वो भी पैरेलल है, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पैरेलल चक्रण के साथ है। तो आपका आंसर जो 2 है, मतलब ऑप्शन सी है, ये सही आंसर है, ठीक। और जो आपका ये भरने का तरीका है कि एक एक सेल में भरेंगे और पैरेलल जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे इसलिए एक दूसरे के पैरेलल गए हैं, ये आपके हुंड का नियम है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो 11th नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि एक 200 ग्राम की क्रिकेट बॉल, कभी भी ना क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ने के बाद उसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूरा इस तरह से है कि एक 200 ग्राम की जो क्रिकेट बॉल है वो 3 × 10³ सेंटीमीटर/सेकेंड की स्पीड है, ठीक, यहाँ पर की स्पीड से फेंकी जाती है, तो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक हो गया। इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा लैम्डा = H/mv का, ठीक। अब इसमें पहले देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, एक 200 ग्राम, दैट मीन्स कि हमें मास दिया है 200 ग्राम। उसके बाद हमें बताया हुआ है क्रिकेट बॉल जो है 3 × 10³ सेंटीमीटर/सेकेंड की स्पीड, इसका मतलब है हमें वेलोसिटी दे रखी है, जो वेलोसिटी है वो हमारी 3 × 10³ सेंटीमीटर/सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक। तो इसकी वेवलेंथ निकालनी है, मैंने कहा कि वेवलेंथ के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले लेके जाती हूँ, इसमें लैम्डा जो है ये वेवलेंथ को शो करेगा, एच जो है ये प्लैंक कांस्टेंट को शो करेगा, एम जो है ये मास को दिखाएगा और वी जो है ये वेलोसिटी को दिखाएगा। तो एच की जो वैल्यू होती है ये आपको लर्न करनी है, एक्स की वैल्यू है 6.626 × 10⁻34 जूल/सेकेंड, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एसआई यूनिट में तो कुछ दिया ही नहीं है, ये भी ग्राम है, ये भी सेंटीमीटर है, आंसर भी आपको क्या करना है, सीजीएस में निकालना है। तो हम थोड़ा चेंज लेके आएंगे, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है,
ये याद रखना है, ये बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और जो बेसिक वाला सेक्शन है उसमें पूछा जा सकता है, ठीक, कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है। तो 1 जूल में 10⁻7 मतलब 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक। तो अब मैं प्लैंक कांस्टेंट को पहले चेंज करूँगी, ये मेरा हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻7। एक पावर प्लस है 10 की और एक क्या है माइनस में है, तो h हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 में से 7 चला जाएगा तो आपका -27 आ जाएगा। ये अब आपका चेंज हो गया है अर्ग पर सेकेंड में, ठीक है। तो आपको अब जब h की वैल्यू मिल गई है तो h की वैल्यू मिलने के बाद हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए मेरे पास h अब है, ये h है मेरा, यहाँ पर मास है, ये वेलोसिटी है और ये h है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था आपको लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। वैल्यू पुट करी 6.626 इंटू 10⁻27 अपॉन 200 इंटू 3 इंटू 10⁻3, ठीक है। 10 की पावर्स को ऊपर भेज देता है सॉल्व करने के लिए। अब वैल्यू पुट कर दी है तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ में हटा दे रही हूँ यहाँ से जो हमने यूज़ करी हुई है, आप साथ में नोट करते हुए चलेंगे। इन्हें सॉल्व करने के लिए मैंने 6.626 को ऐसे ही रखा है, अपॉन में 2 और 3 को तो मैंने 3 2 6 कर दिया और जो ये 2 0 है ये इसको दे दिया है तो ये 10⁵ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 की पावर ये 2 था, ये वाला पोर्शन 10 की पावर 2 था तो ये इस 10 की पावर जो 3 है, 3 लिखा हुआ है, इसके साथ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 10 की पावर 5 इंटू 10⁻27 अपनी जगह ऐसे ही रहा है, ठीक है। 10 की पावर 5 ऊपर जाएगी और माइनस हो जाएगी तो अब आपको यहाँ तो पीछे मिल गया 10 की पावर -32 मिल गया, ठीक। और जो आगे वाला पोर्शन है इसमें 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 0 जा, क्योंकि 2 में डिवाइड नहीं कर सकते, 6 0 जा 0, 26। अब आपका चला जाएगा 6 4 जा 24। अब आप मैच करिए इतना सेंटीमीटर आपका किसका आंसर है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यहाँ हमें आंसर मिल गया है, आंसर ऑप्शन ए इसका सही होगा बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इसने सिग्निफिकेंट कर दिया है और इसे 1.04 को 1.1 कर दिया है। सिग्निफिकेंट नंबर आपने जो है यूनिट 1 में सीखा है कि 0 से जो 0 है या 5 से छोटा जो नंबर है वो अपने फ्रंट वाले की वैल्यू नहीं इंक्रीज करता है और उसे बिना हम कोई चेंज करे हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस एनर्जी लेवल पर हाइड्रोजन एटम फोटोन को अवशोषित कर सकता है। देखिए आपको वैसे तो नॉर्मली सब पता है, लेकिन जब एमसीक्यूज में फंसते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। मैंने कहा है आपको पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना है। तो किस एनर्जी लेवल पर हाइड्रोजन एटम फोटोन को अवशोषित कर सकता है पर उत्सर्जित नहीं कर सकता। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन में 3s लेवल होता नहीं है हमारा, ठीक है, 2p लेवल भी नहीं होता, सबसे छोटा लेवल ही क्या होता है 1s1 होता है। तो 1s वाला आंसर जो है ये सही आंसर है और 3d लेवल पर भी ये नहीं लेके जाएगा। तो सबसे छोटा एनर्जी लेवल 1 ही होता है, 1s है हाइड्रोजन के लिए, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसी की एनर्जी सबसे लो भी है इसमें। तो ये आपका एक ऐसा लेवल है जहाँ ये एनर्जी लेवल मतलब ऐसा ऊर्जा स्तर है हाइड्रोजन का जहाँ फोटोन के रूप फॉर्म में ये एनर्जी को एब्जॉर्ब तो करेगा, अवशोषित तो करता है, लेकिन उत्सर्जित नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि 1s का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है, बोहर के थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोहर के थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले बोहर का एनर्जी En इज इक्वल टू, देखो सब ईवी में है तो मैं ईवी वाला फॉर्मूला लिखूंगी इसका एनर्जी का। आपने एनर्जी के 2 फॉर्मूले लिखे हैं, एक जूल पर सेकेंड में लिखा है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो फॉर्मूला है वही यूज़ करना है। तो फॉर्मूला है -13.6
अपॉन एन स्क्वायर EV। ठीक है, अब आपसे पूछा है बोहर के थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी, तो इसका मतलब है कि जो आपका n है वो 3 है, तो 3.6 अपॉन एन का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस 9 वन ज़ा 9, 10 11 12 13 4 46 बनाइए आपका, तो 9 5 ज़ा 45, 1 को मैं लीव कर रही हूँ, या 9 1 ज़ा 9 तक लेके चले लीजिए आप, तो इतना EV आ जाएगा आंसर। तो -1.5 जो है ये रहा ऑप्शन सी, ये सही आंसर है। ठीक, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ करिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको बोहर के जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स की जो त्रिज्याएं हैं वो क्यों लिखाई है, क्योंकि वो शॉर्ट में क्या है, अगर आपको n और z की वैल्यू गिवन कर रखी है तो वहाँ से आंसर फाइंड आउट करने के लिए है। ठीक है, नाइट्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब आपको ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो पहले ये बता देती हूँ, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो 7 होता है। तो वो कुछ ऐसे बढ़ता है 1s2, 2s2, 2 चले गए आपके। अब नेक्स्ट आएगा आपका 1s2, 2s2, 2p3, 3 + 2 5 + 2 7। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो 1s2 सबको मैच कर रही हूँ मैं, 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, क्या हम इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भर सकते हैं? ये तो चलो 2 सही है और ये 2 सबके सेम है, तो इनको तो हम चेक ही नहीं करेंगे, मतलब 1s2, 2s2 को हम चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे 2p3 को। ये जॉइंट बॉक्स है, हाँ, इसमें आपको अलग अलग दिखाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि s को शो करेंगे, ये 3 जॉइंट बॉक्स हैं और जो p ब्लॉक के लिए, p सबसेल्स के लिए है। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हम ऐसे भर सकते हैं? ये तो हमारे हून का जो रूल है उसको क्या कर रहा है, मतलब क्रॉस कर रहा है। ठीक है, मतलब कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो हम डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। एक अप साइड और 2 बिलो साइड, ये भी सही नहीं है। एक अप साइड, एक बिलो, एक अप, ये तो एक वाले में ये होता है कि पहले आपको सब कैसे भरने होते हैं, अप साइड भरने होता है। ठीक, तो आपका सही आंसर ये रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी एलिमेंट का वो है 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 3s2, 3p6, ये भी 8 का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 3d5 और 4s1, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा? देखिए इसमें क्या हुआ है, इसने स्टेबिलिटी दे रखी है अपनी, स्टेबिलिटी देने की वजह से अभी देखना है इसका मैं वो बना रही हूँ, डायग्राम बना रही हूँ। 3d5 मतलब 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आपके 3D के हो गए, और 4s1 ये रहा। एक्चुअली 4s1 के बजाय यहाँ पर आपका जो 3D था, डी वाले के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और एस वाले के पास 2 थे, लेकिन फुलफिल ना होने की वजह से डी वाले में, क्योंकि अगर मैं बना दूँ तो मेरा डी वाला कंप्लीट नहीं होगा ना, जैसे ये मैंने बनाया 1 2 3 4 और इसके 2 कंप्लीट हैं, एक अप साइड और एक बिलो साइड। ठीक, तो ये अनस्टेबल हो गया, इसको थोड़ी स्टेबिलिटी लाने के लिए जो आपका एटम है या आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, जो 4s1 वाला है ये सिंगल रखेगा, और जो डी वाले के पास 4 है उसके पास एक क्या करेगा, 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन भेज देगा। तो ये सब क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। हाफ फिल्ड है दैट मीन्स कि एक्साइटेड नहीं है, तो ये कौन से स्टेट में चले जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका सही आंसर है हमारा ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट वन चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया था, एच एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगी? ठीक, सेकेंड एक्साइटेड स्टेज में जाने के लिए पहले मैं हाइड्रोजन का एटम आपको बताती हूँ। ये आपका हाइड्रोजन का नाभिक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है जहाँ ग्राउंड स्टेज, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज और ये है सेकेंड एक्साइटेड स्टेज। तो आपका क्या कर रहा है, जो फर्स्ट में जाने के बजाय ये किस में जा रहा है, थर्ड में। तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 है, तो इसका मतलब है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए ये आपका क्या है, n जो होगा वो 3 होगा। ठीक, आप देख रहे हैं ये AI EEE का क्वेश्चन भी है,
मतलब आपके कॉन्सेप्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि आप कोई भी लेवल के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। और आपको कंटिन्यू रिवाइज भी करते रहना है। और इससे पहले भी आप देख रहे होंगे ये आईआईटी की स्क्रीनिंग का पेपर है। ये आप ये मत समझना कि मैम ने इतने हायर लेवल के क्वेश्चन डाले हैं जबकि हमें यूके ट्रिपल एससी का करना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी कर सकते हैं, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको कंटिन्यू अपना रिवीजन बनाए रखना होगा। तो आपका N3 था और हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी होती है वो एनर्जी है -13.6 अपॉन n² EV, ठीक है। इसके nth सेल में एनर्जी इतनी होती है, तो आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे -30, क्योंकि सेकेंड एक्साइटेड स्टेज है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेज जो है इसके लिए n क्या होगा 3 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट वाले में तो अपना जो फर्स्ट इसका जो n है n = 1 के लिए ये ग्राउंड स्टेज में है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज के लिए n = 2 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेज के लिए n = 3 होगा। तो -13.6 अपॉन n² मतलब 9 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये -1.51 EV आएगा, ठीक है। तो ये जो -1.51 EV है इसे हम चेक करेंगे, ये रहा ऑप्शन सी, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्वांटम नंबर 4f में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए सत्य है? तो चलते हैं, 4f बोला है, इसका मतलब है कि n आपका 4 हो गया, ठीक हो गया। अब आपका l क्या हो जाएगा? n4 देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करिए, आपका डी वाला तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि n तो 4 है। l की ओर चलते हैं, f के लिए क्या होता है 0 1 2 3, इसमें SPDF, इसका मतलब है कि f बोल रखा है तो ये f क्या हो रहा है l के 3 को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है L3 है, इसका मतलब आपका एक और एलिमिनेट हो गया कुछ ये ऑप्शन। नेक्स्ट आता है, अब आपसे पूछा है कि इसमें m कितना होगा। m क्या होता है ना, m की कोई भी वैल्यू जो -3 से 0 और 0 से +3 के बीच में हो, तो देखिए इसमें जो वैल्यू है वो आपका एक +1 है, ये रहा, और एक आपका क्या है +1 और एक में दिया है +4 गिवन करा है। देखिए वैल्यू किस में वरी करनी चाहिए, -3 मतलब -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1, 0 1 2 3, तो इतने में वरी कर सकती है। दैट मीन्स कि +4 नहीं हो सकता है ना, ये तो हमारा आया ही नहीं कहीं पर भी। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही हो गया। अब वो +1/2 भी हो सकता है आपका चक्रण और -1/2 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें +1/2 प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं आपके, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18th, एक इलेक्ट्रॉन का मास गिवन कर रखा है इन पोजीशन ऑफ अनसर्टेनिटी, तो इसका मतलब है हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें आपको जो जो दिया है पहले वो नोट कर लेता है, ठीक है। मास दिया है इलेक्ट्रॉन का वो है 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी। पोजीशन में अनसर्टेनिटी Δx को आपको फाइंड आउट करना है, जिसकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और वो भी क्या है 0.001% तक एक्यूरेट है। तो इसका मतलब है कि हम अनसर्टेनिटी निकाल देते हैं, Δv में कितनी होगी, तो 300, ध्यान से सुनना, 300 मीटर पर सेकेंड गिवन था। एक्यूरेसी जो है वो 0.001% की है वेलोसिटी में, तो 1% को चेंज करने के लिए अपन 100 कर दिया, ये आपस में कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 0.003 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अनसर्टेनिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है Δx × Δv ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm, ठीक है। तो इसे मैं नॉर्मली सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो साइन है वो इक्वल का साइन ले रही हूँ, यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन ले लिया है, और Δv यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, तो यहाँ डिवीज़न में चला जाएगा और फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा Δx =
h/4πm इंटू डेल्टा v। ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे m की, और जो v वेलोसिटी है, मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी में जो अनिश्चितता है, इसके लिए वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो वैल्यू मेरी हो जाएगी, देखिए सबसे पहले h की वैल्यू ये बोल रखा है 6.63 लेना है, तो 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू फिक्स है, या तो 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं। m की वैल्यू गिवन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक, इंटू 0.003। ठीक है, इन सबको जब सॉल्व करूंगी तो मैंने इसकी सिर्फ पावर ऊपर भेज दी है, पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में जब पावर जाएगी तो प्लस हो जाएगा। तो ये 10⁻34 इंटू 10 की पावर, मैं आपको मैथ्स वाला पोर्शन इसलिए इतना एक्सप्लेन बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बायो वाले हैं और फिर वो पावर वाले में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, इसलिए एक एक स्टेप आपको सॉल्व करके बता रही हूँ कि कैसे आपको इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक, इंटू आपका 0.003 अभी यहाँ बचा हुआ है। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू आपका जो 6.63 है ये ऐसे ही रहा, नीचे वाला पूरा पोर्शन मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, -34 + 31 प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, तो ये 10⁻³ बचा है। नीचे आपको पूरा मल्टीप्लाई करके 0.342888 आ रहा है। जब आपका ये 6.63 इस 0.342288 से डिवाइड होगा तो ये देता है 19.33 इंटू 10⁻³ आपको पता है जब इसे नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है तो डेसिमल यहाँ 1 के पास आना चाहिए, 1 के जस्ट बाद। तो 1.93 कर रही हूँ, इस 3 को सिग्निफिकेंस वाले या राउंड ऑफ से हटा रही हूँ और पावर हो जाएगी आपकी 10⁻², क्योंकि आपकी क्या होती है जब यहाँ को आपके लेफ्ट साइड को जब डेसिमल पॉइंट खिसकता है तो पावर यहाँ पर +1 होती है, तो +1 होने पर -2 आ गया, इतना मीटर। अब ढूंढिए कहाँ पर है 1.93 इंटू 10⁻² मीटर। ये रहा आपका सही आंसर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है और एक्यूरेटली यही आंसर भी आ रहा है हमारा। ठीक, ये भी आपका AIEEE का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 4 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या, ये है गिवन कर रखी है, n = 4, l = 2 और m = ये, इनको आपको क्या कहना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखना है। ठीक है, तो n + l का रूल लगता है, तो देखते हैं, सबके लिए निकाल रही हूँ मैं, एनर्जी सबका फाइंड आउट कर रही हूँ। n + l निकाला, 4 + 2 इसका 6 आ गया, 3 to 5 आ गया, 4 + 1 5 आ गया और 3 + 1 4 हो गया। इसका मतलब जो 4th नंबर है इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे कम n + l की वैल्यू जो निकाली है वो आपके 4th में आई है, तो इसका मतलब है सबसे कम एनर्जी या तो आपके 4 वाले की होगी, या B वाला ऑप्शन सही है या D वाला है, तो 4 की सबसे कम है। इससे बड़ी किसकी निकलेगी, जिसका अब n + l अगर इक्वल आ जाए, n + l = दूसरे का n + l आ जाए, तो उसमें n को चेक किया जाता है, जिसका n छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो अब हमें चेक करना है 5 वाले में, क्योंकि 6 वाले की तो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे यहाँ साइन बना देती हूँ मैं। तो फर्स्ट वाला जो है जिसकी 6 आ रखी है n + l, वो आपका सबसे ज़्यादा एनर्जी का है। बीच में जो 5 बचे हैं इसमें n की वैल्यू चेक करो, जिसका n कम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, एनर्जी कम होगी। तो n कम आपका सेकंड वाले का है, तो यहाँ पर सेकंड आ जाएगा और यहाँ पर थर्ड आ जाएगा। ढूंढिए इसको ऑप्शंस में, 4 2 3 1, ये रहा सही आंसर, ऑप्शन बी। ये आपके JEE मेंस का 2019 का क्वेश्चन है। ठीक, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर करते हुए चलिए और आपके आंसर सही आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का है, UG का 2019। देखते हैं ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 4D 5P 5F और 6P ऑर्बिटल्स, मतलब कक्षकों की जो ऊर्जा है उसके घटते हुए क्रम में लिखना है।
तो सिंपल से है, हम अबाव बना लेंगे। अबाव में चेक कर लेते हैं। 1s बनाने का तरीका यही बताया था आपको भी, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f। और नीचे की ओर जाते हैं क्योंकि हमारा 7 तक जाना है। 6s 6p 6d, लास्ट आता है 7s और 7p। इन्हें कट कर रही हूँ, ऐसे ही कट किए जाते हैं। ये रूल मैंने आपको सिखाया हुआ है। इस रूल के अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, इन्हें मिलाएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ मिलना है, उल्टा मिला दिया, 1 मिनट, हाँ, फिर हमारे सीक्वेंस सबकी गड़बड़ आ जाएगी ऐसे ही। ये कुछ ऐसे था, इसका हेड और इसका टेल, इसका हेड इसका टेल। तो ये हमारे क्या है, एनर्जी के बढ़ती हुई सीरीज है, ठीक है। ये एनर्जी की बढ़ती हुई सीरीज है और ये रहा आपका। तो इस एनर्जी सीरीज में आप ध्यान से देखेंगे, हमें किस किस को चेक करना है। हमें चेक करना है 4D को। 4D कहाँ है, 4D ये रहा हमारा एक करना है 5P को। 5P ये रहा, 5P से 5P एनर्जी में बड़ा है क्योंकि 4D के बाद 5P आया है। एरो का साइड चेक करिएगा आप, ठीक। फिर 5F आपका यहाँ है और 6P यहाँ है, ठीक है। तो देखो 4D सबसे पहले आ गया। एनर्जी का क्या करना है, हमें घटता क्रम लिखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ मिला है, सबसे लास्ट वाली लाइन में 5F मिला हुआ है, तो 5F सबसे पहले है। देखिए ये और ये तो एलिमिनेट हो गए 5F आते ही। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6P है, 6P। तो 5F 6P 5F 6P, ये दोनों बिल्कुल यहीं पर ही हैं। अब हम 6P से और पीछे जाएंगे, बैक जाएंगे, और अब नेक्स्ट टर्न है हमारी 4D की, है ना। तो इसके बाद हमारा आ रहा है नेक्स्ट, ये आया, और घटते हुए क्रम में अब आपका ये कहाँ से जाएगा, ये वापस गया है यहाँ को। तो नेक्स्ट टर्न है आपकी 5P की। तो इसका मतलब है कि 5P ग्रेटर है, 5P लेस है एनर्जी में, किससे, 6P से। तो ढूंढिए 5P, ये रहा आपका 5F 6P 5P और 4D। ये आंसर सी आपका इसका मतलब सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस की सीरीज थी। 20 क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स कराए हैं जो यूनिट 2 से रिलेटेड है। आप चाहा तो इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं खुद से सॉल्व करने के लिए। ये सबसे बेस्ट मेथड है कि आप क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो बंद करिए, अपनी PDF खोलिए और PDF में वापस से सारे क्वेश्चंस को चेक करिए, ठीक। ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहता है। वरना यहाँ से आप या तो मेरे साथ करते रहिए, तो आपको हाँ स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। अगर आपको यहाँ सुनने में समझ में आ जा रहा है तो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, ठीक। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ, इससे पहले हमारा यूनिट 1 का टेस्ट हुआ था, उनके क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है, आवेश रहित है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है, किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक है। तो सब में अणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो 10 ग्राम O2 में निकालते हैं पहले। तो 10 ग्राम O2 में, O2 गिवन है हमें, तो 10 ग्राम O2 मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, 32 ग्राम O2 में अणुओं की संख्या निकाल रही हूँ, तो ये हो जाता है 32 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन 16 + 16 32 ग्राम होगा टोटल। तो इसमें जो अणुओं की संख्या है ये कितनी आ जाएगी, आपका जो 6.023 एवोगैड्रो संख्या इंटू 10⁻23, ठीक। तो इसमें पूछा है कितना, 10 ग्राम। इसमें हर एक को सॉल्व करना है, ध्यान देना। 10 ग्राम में निकालने के लिए आप 6.023 इंटू 10⁻23 को पहले 32 से डिवाइड करना, फिर 10 से मल्टीप्लाई करना।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेंगे 1.88 इंटू 10⁻23। ठीक है। 5 लीटर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 22.4 लीटर में, क्योंकि ये 1 मोल है, इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 इतने आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, किसके? नाइट्रोजन के। आपसे पूछा गया है 5 लीटर में, तो 5 लीटर में निकालने के लिए पहले इसे आप 22.4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे, पावर चेंज नहीं होगी। हाँ, तो आपके 5 लीटर में N2O की जो संख्या है वो होगी आपकी 1.344 इंटू 10⁻23। ठीक। नेक्स्ट वन आ जाता है, अच्छा इनके सामने लिख देती हूँ। O2 के कितना है? 1.88 इंटू 10⁻23 आ रहा है। नाइट्रोजन का आ रहा है 1.344 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको निकालना है, जस्ट वेट अ सेकेंड, बोर्ड साफ कर लिया जाए। हाँ, नेक्स्ट निकालना है 15 लीटर। 15 लीटर H2 पर, तो H2 का जो 15 लीटर है इसमें क्या होगा? सेम कर दीजिए, 6.023 इंटू 10⁻23, इसे 22.4 लीटर मतलब 1 मोल से डिवाइड करिए और 15 से मल्टीप्लाई करिए, तो इसका आंसर है 4.033 इंटू 10⁻23। ठीक है। सबके पावर सेम है, इसलिए हमें पावर्स की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम पावरों को छेड़ ही नहीं रहे हैं, हाथ ही नहीं लगा रहे हैं बिल्कुल ही। ठीक। होता है ना, किसी चीज़ को छेड़ो तो ज़्यादा बौखला जाते हैं, चाहे कोई भी हो, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों। ऐसे हमारी पावर है, पावर को ज़्यादा हम खचर पचर करेंगे तो ये हमारी गलतियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए पावर हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें हाथ ना लगाए। नेक्स्ट आता है हमारा 0.5 ग्राम H2। ठीक। तो H2 में हमारे 2 ग्राम होते हैं और 2 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23, इसे 2 से डिवाइड करेंगे और 0.5 का निकालना है तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ रहा है 1.5 इंटू 10⁻23। तो 1.5 इंटू 10⁻23। अब आप चेक करिए सबसे बड़ा नंबर किसके पास आया है, इनको कंपेयर करिए। तो आपका हाइड्रोजन जो है इसमें सबसे ज़्यादा है, इसलिए आंसर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तापमान चेंज होने से प्रभावित होगा? तो ऑप्शन में मोलरता इसलिए है क्योंकि जो मोलरता का फॉर्मूला होता है ना, मोलरता का फॉर्मूला होता है या मोलरिटी का फॉर्मूला होता है सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्वेंट के मोल, सॉल्वेंट का वॉल्यूम होता है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसके वॉल्यूम पर असर पड़ेगा। सपोज आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम सॉल्वेंट की क्या होगी, इंक्रीज हो गई। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो सॉल्वेंट की वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया है, इसका मतलब है कि आपकी जो मोलरिटी है वो बढ़ जाएगी। आ गया समझ में? इसलिए इसका आंसर मोलरता या मोलरिटी है। नेक्स्ट आता है 1 ग्राम क्लोरीन में मोलों की संख्या निकालनी है। तो 1 ग्राम क्लोरीन Cl2 में जो इसका 1 मोल होगा तो वो क्या होता है 35.5 एक Cl हो गया, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 70 आ जाएगा। तो इसमें आपके मोलों की संख्या क्या होती है, 1 मोल होती है। ठीक। अब 1 मोल में इतना है तो आपसे पूछा है कितना, 1 ग्राम क्लोरीन में कितने मोल होंगे। जो 70 ग्राम में 1 मोल है तो 1 ग्राम में कितना मोल होगा, आप 1/70 कर दीजिए, ये 0.014 आता है सॉल्व करके। इसी का आप 4 हटा दीजिए यहाँ से तो 0.01, तो ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 1/12 के स्थान पर कार्बन परमाणु के
द्रव्यमान का 1/6 अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास लिया जाए तो अब पदार्थ के मोल का द्रव्यमान क्या होगा, इसमें लिखा है अपरिवर्तित रहेगा। अब अपरिवर्तित करने के लिए मैं आपको इसका रीज़न समझा देती हूँ ये कैसे अपरिवर्तित रहा। ठीक है, पदार्थ के 1 मोल में क्या हुआ, आपका जो होता है एटॉमिक मास होता है, ठीक, और मोलों की संख्या होती है। अब देखिए आपका क्या हुआ, आपने 1 मोल में द्रव्यमान वाला जो है इसमें आपका आ जाता है 1 मोल द्रव्यमान आपने निकालना था। 1 मोल द्रव्यमान में नंबर ऑफ पार्टिकल 6.023 इंटू 10⁻23 रहे। ठीक है, अब आपने क्या करा, क्योंकि ये नंबर जो है ये हम कार्बन 12 से लेते हैं। अब कार्बन 12 क्या हो गया है, कार्बन 12 का 1/12 करने के बजाय आपको 6 करना है, तो यहाँ पर 2 बच रहा है ना इसके लिए भी, तो आपका ये जो नंबर है ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर डबल हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया। अब इनटू एटॉमिक मास, अपॉन कार्बन 12 का 1/6 कर रहे हैं हम। ठीक हो गया, एटॉमिक मास, क्योंकि ना आपका जो 1 मोल का द्रव्यमान होता है वो होता है, इसका फॉर्मूला ही होता है आपका एटॉमिक मास अपॉन कार्बन 12 का 1/12। अब हमें यहाँ पर 1/12 के बदले क्या करना है, 1/6 करना है। ठीक, तो इसलिए क्या करा हमने निकाला कि 1 मोल का द्रव्यमान निकालना था, तो हमने एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू पार्टिकल करते हैं, जितने पार्टिकल होते हैं, जैसे हमें इलेक्ट्रॉन के 1 मोल में कितना द्रव्यमान होगा ये निकालना है, तो हम क्या करते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। तो सिमिलरली हमें किसी पदार्थ का निकालना है, तो उस पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपका पदार्थ का द्रव्यमान ये निकला था क्योंकि 1/6 कर दिया है, और उसमें जो मोलों की संख्या होगी वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि ये भी हम कार्बन 12 से ही निकालते हैं। अब ये हो गया आपका कार्बन 12 का 6 2 12, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2 इंटू एटॉमिक मास, मतलब या फिर आपका मैटर का मास, जो भी लिखना चाहो आप, मैटर मास लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, अपॉन यहाँ आपका 2 बचा है, ये 2 से 2 वापस कैंसिल हो गया आपका, तो अब आपका आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू एटॉमिक या मास या आपके मैटर का मास। तो देखिए आपका कोई भी चेंज आया, आपके द्रव्यमान में कोई भी चेंज आया। 1 मोल का द्रव्यमान निकाल रहे थे, यही तो हमारा रूल होता है निकालने का, 1 मोल में कितना द्रव्यमान है उसके पार्टिकल्स, 1 मोल के पार्टिकल्स इनटू उसका जो द्रव्यमान होता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक, तो कोई चेंज नहीं आने की वजह से आपका जो आंसर इसका है ये 5th का फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 108 ग्राम आपका अणुभार था, मॉलिक्यूलर वेट गिवन कर रखा है 108 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आपको निकालना है, अणुसूत्र फाइंड आउट करना, और रेशियो गिवन कर रहा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, हमें क्योंकि इनके मास का रेशियो गिवन कर रहा है तो हम मास मानेंगे, सपोज कार्बन का 9x मास है, रेशियो चेंज कर रही हूँ, हाइड्रोजन ही लिख दिया हमने बोलते बोलते, मैं हाइड्रोजन हटाते हैं यहाँ से, हाइड्रोजन का 1x हो जाएगा और नाइट्रोजन का 3.5x हो जाएगा। इन तीनों के मास को अब मैं ऐड करूँगी तो ये 108 आना चाहिए। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 13.5x इज इक्वल टू 108, तो x इज इक्वल टू 108 अपॉन 13.5, ये आपका आ जाएगा 8। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो कार्बन है वो 72 ग्राम है, हाइड्रोजन जो है वो 8 ग्राम है, और जो नाइट्रोजन है वो 28 ग्राम है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल निकाल रही हूँ इससे आगे। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आप क्या करोगे, कार्बन के नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए इसे NC कर देती हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन। तो आप क्या करोगे, जो आपका कार्बन का मास है, ठीक है, इसे कार्बन के द्रव्यमान से डिवाइड कर देना। तो इसे डिवाइड करा तो ये 6 आ गया। ऐसे ही आपने NH निकालना है, 8 आपका द्रव्यमान था अपॉन 1, ये आपका आ जाएगा 8। ऐसे ही नाइट्रोजन का 14 होता है और मास 28 आया तो 28 अपॉन 14, मतलब गिवन मास अपॉन
मोलर मास या फिर एटॉमिक मास होता है मोलों की संख्या, है ना, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ये मोल का। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रेशियो क्या बन गया आपका, 6, 8 और 2 का। तो इसका मतलब है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H8N2। देखिए कौन सा आपका सही है, फोर्थ वाला सही है बिल्कुल। नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? बहुत से बच्चों का मुझे आंसर आया था रदरफोर्ड। अरे रदरफोर्ड ने कब खोज करी आपकी? रदरफोर्ड ने तो सिर्फ नाभिक की खोज की थी, ठीक है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है। प्रोटॉन की खोज जब भी पूछे जाए तो गोल्डस्टीन, बिल्कुल बेसिक उसका क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, इसलिए मैंने बहुत से आपके ध्यान दीजिएगा 5 से 6 क्वेश्चन आपके यूनिट से हट के बेसिक के डालें ताकि आपकी बेसिक थोड़ी सही हो। तो प्रोटॉन की खोज जब भी पूछा जाए तो गोल्डस्टीन करना इसका आंसर। 0.3 एम फॉस्फोरस एम, लेकिन नॉर्मलता बताइए। तो मैं आपको एक इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। जो आपका नॉर्मेलिटी मतलब कि नॉर्मलता होता है, नॉर्मेलिटी ये इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू बेसिसिटी, क्योंकि ये आपका एसिड है तो बेसिसिटी मतलब उसकी क्षारकता। अब आपको निकालना किस में है, H3PO3, इसकी क्षारकता कितनी होगी, कितने हाइड्रोजन आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चे इसका क्या कर देते, 3 कर देते। अब मैं बताती हूँ, इसका डायग्राम बताती हूँ। इसमें जो रिप्लेसेबल है ना, वो सिर्फ वही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है जो मेन आपके सेंट्रल वाले के साथ न जुड़े हों, मतलब सेंट्रल आइटम इसमें फॉस्फोरस है, इसके साथ जो न जुड़े हों वही रिप्लेस हो सकता है। तो देखो ऑक्सीजन के साथ आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये रिप्लेसेबल है। इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये रिप्लेसेबल है। लेकिन ये फॉस्फोरस क्या कर रहा है, इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ, तो ये रिप्लेसेबल नहीं है। तो बेसिसिटी आपकी 2 हो जाएगी। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, 0.3 आपको मोलरिटी गिवन थी और बेसिसिटी 2 आ गई, तो आंसर 0.6 हो गया। तो 0.6 नॉर्मेलिटी आपकी 0.6, इसके ऑप्शन नहीं है इसमें, 5.36 इसका आंसर में गलती हुई है बच्चों, इसके ऑप्शंस में नहीं गिवन कर रखा है। या आपका जो नॉर्मेलिटी है या नॉर्मल, अच्छा नॉर्मलता का तो अभी हमने पूरा फॉर्मूला, अच्छा नॉर्मेलिटी का हमने फॉर्मूला लगा दिया, 0.6 आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, मैं आपको एक बार इसे दोबारा चेक करके बताऊंगी कि आंसर सही है या नहीं है करके, क्योंकि इसका 0.6 ही आएगा। ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है मोलरिटी और बेसिसिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में, इसका ऑप्शन गलत टिक हो गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन है, 1 लीटर नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर कितना द्रव्यमान होगा? तो सबसे पहले लेके चलते हैं नाइट्रोजन N2 गैस का 22.4 लीटर का द्रव्यमान जो होता है वो इसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है, तो वह आपका होता है 28 ग्राम। तो इसमें 1 लीटर में पूछा है तो हम क्या करेंगे, 28/22.4 इंटू 1 करेंगे, और ये आपका कितना आ जाएगा, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1.25 ग्राम आ जाएगा, ठीक। तो 1.25 ग्राम ये रहा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें मूलानुपाती सूत्र गिवन करा हुआ है C2H5O, और आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है, वाष्पन घनत्व दिया है जो 45 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मूलानुपाती मास निकालेंगे, दैट्स मीन्स की एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो 24 + 5 + 16 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 45, ठीक है। वेपर डेंसिटी गिवन करी है, हम अणुभार निकालेंगे मतलब कि मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू हो जाता है वेपर डेंसिटी इंटू 2, तो 45 इंटू 2 ये आपका 90 आ जाएगा। एन निकालते हैं, एन आपका होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास आपका 90 था अपॉन 45, तो ये आपका 2 आ गया। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पूरी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी बन जाएगी C4H10O2। तो सही आंसर आपका ये रहा C4H10O2, ठीक है। नेक्स्ट है, एवोगैड्रो संख्या वो है जो पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार होती है, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास होती है, ये भी सही है।
एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस में उपस्थित हो मॉलिक्यूल्स की संख्या, ये भी सही है। किसी पदार्थ के 1 मोल की संख्या, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है धातु एम के ऑक्साइड गिवन कर रखा है और इसमें ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन है, दैट मीन्स कि 60% क्या हो गई, आपका मेटल हो गया। तो सपोज ये मान लें कि टोटल अगर मेटल और ऑक्सीजन मिलके आपका 100 ग्राम है, तो उसमें मेटल कितना है आपका 60 ग्राम मेटल हो गया, क्योंकि 40% आपको ऑक्सीजन बताइए, तो 40 ग्राम आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एटॉमिक मास गिवन कर रखा है, एटॉमिक मास गिवन कर रखा है वो है हमारा 24। तो एटॉमिक मास जो है आपका ये 24 है। तो मेटल के मोल निकालेंगे आप, मेटल के मोल हो जाएंगे 60 अपॉन मतलब गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, तो ये हो जाएगा 2.5 मोल। ठीक है, ऑक्सीजन का आपको पहले से ही पता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है। तो ऑक्सीजन के जो आप निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो गिवन मास 40 हो गया, क्योंकि हमने 100 ग्राम मान लिया है। 40 अपॉन 16 ये हो जाएगा आपका, ये भी 2.5 मोल। अब आप क्या करेंगे ना, इनका डायरेक्ट रेशियो निकाल दीजिए। रेशियो निकाला आपने इनके मोलों का, तो 2.5 रेशियो 2.5 आया, जो आपका 1:1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि फॉर्मूला आपका MO का बन जाएगा। तो आपका मूलानुपाती सूत्र जो सिंपल फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, MO बन जाएगा। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण के किस नियम के अनुसार संतुलित किया जाता है रासायनिक समीकरणों को। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, कि द्रव्यमान ना ही आपका क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये आपको पहले से ही पता है, 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। तो ऑप्शन ए सही है। एक परमाणुक द्रव्यमान का मान कितना होता है, 931 MeV होता है। ठीक, ये डायरेक्ट फैक्ट है जो आपको लर्न करना है। नाभिक की खोज किसने की थी, ये किया है रदरफोर्ड ने काम। रदरफोर्ड को जबरदस्ती प्रोटॉन के साथ मत लेके जाइए। 18 ग्राम जल में क्या उपस्थित होगा, 18 ग्राम जल का मतलब है H2O। तो हाइड्रोजन आपका 2 है और ऑक्सीजन आपका 16 है। तो देखते हैं यहाँ इनमें से कोई नहीं तो अभी छोड़ देते हैं। हाइड्रोजन का 1 ग्राम परमाणु नहीं, 2 ग्राम परमाणु है। हाइड्रोजन के 2 ग्राम परमाणु, ये बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन के 3 ग्राम तो है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0072 AMU होता है। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से अधिकतम अणु किसमें होंगे। अधिकतम अणु निकालने के लिए आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और हर किसी का अणु निकालेंगे, हर किसी में। तो एक एक करके जब अणु निकालेंगे, तो O3 लिखा है सबसे पहले। O3 का खुद का द्रव्यमान भी 16 × 3 = 48 होगा, 48 ग्राम। तो 48 ग्राम में इसका 1 मोल होगा और इसका मतलब है इसमें अणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 ही होगी। नेक्स्ट CO2 निकाल रहे हैं। CO2 में आपका 12 + 32 = 44 ग्राम। 44 ग्राम का इसका 1 मोल होगा और इसमें भी आपके 6.023 × 10⁻23 होगी। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 2 ग्राम में आपका 1 मोल होता है। इसका मतलब है कि 8 ग्राम में आपका कितना हो जाएगा, 2 4 = 8, 4 मोल हो जाएगा। और 4 मोल में आपके अणुओं की संख्या 4 × 6.023 × 10⁻23 होगी। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 24.092 × 10⁻23 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं SO2 के लिए। तो SO2 के लिए सल्फर का 32 होता है और O2 है तो 32, ये टोटल मिला के 64 ग्राम आएगा। 64 ग्राम का इसका 1 मोल होगा और ये आपका आ जाता है 6.023 × 10⁻23। तो सबसे ज़्यादा किस में आए हैं, हाइड्रोजन में। तो इसका 8 ग्राम हाइड्रोजन सही आंसर है। नेक्स्ट, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात कितना होगा। तो पानी में हाइड्रोजन 2 ग्राम होती है, अनुपात निकालना है, और ऑक्सीजन 16 ग्राम होती है। दोनों को कट कर दीजिए तो 1:8। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही रहेगा। बाकी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं।
आपको कहीं पर भी कन्फ्यूज़न हो आप पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो नॉर्मेलिटी वाला है S3PO3 ये मोलरिटी इंटू बेसिसिटी ही होता है। तो आपका मोलरिटी इंटू बेसिसिटी के हिसाब से ये ऑप्शन आपके सारे गलत दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपके जितने भी अभी तक के क्वेश्चन हैं ये एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। आपको रिवीजन बनाए रखना है क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए एक बहुत वो बोलते हैं ना यूनिवर्सल ट्रुथ है एक, वो यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि अगर आप इन्हें रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। इन्हें कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए। और वो यूनिवर्सल ट्रुथ वाला जो है वो है, हमारे टाइम पर काफ़ी फेमस डायलॉग था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह को स्वाहा। इनके बेवफाई के चर्चे बहुत फेमस हैं। तो कोशिश करना कि आप इन्हें रिवाइज करते रहें। देखिए हमारा काम है आपको गाइड करना कि इम्पोर्टेंट क्या है वो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन उन्हें लर्न करना और उनकी प्रैक्टिस करना ये आप करिए, क्योंकि इसी से आपका रिवीजन होगा और आप UKSSC के क्वेश्चन को बीट कर पाएंगे, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।